जीएसटी को समझने के लिए अगला महत्वपूर्ण बिंदु है मैकेनिज्म ऑफ जीएसटी या जीएसटी का कैस्केडिंग इफेक्ट। मैकेनिज्म का मतलब होता है कार्यप्रणाली, तंत्र, किस प्रकार से जीएसटी का यह तंत्र कार्य करता है। मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिखा है जिसके अंतर्गत एक प्रोड्यूसर है, बी होलसेलर है, सी रिटेलर है और डी फाइनल अल्टीमेट कंज्यूमर है। अब क्या हो रहा है देखिए, ए ने गुड सेल किया बी को, बी ने गुड सेल किया सी को, सी ने गुड सेल किया डी को और डी उसका फाइनल यूजर है। अब देखिए, ए ने जो माल बनाया था वो माल 100 रुपए का था और 100 रुपए के ऊपर उसने माना कि 10% की दर से जीएसटी वसूल किया बी को बेचते समय। देखिए, वास्तव में 10% की दर कहीं नहीं है, कैलकुलेशन की सरलता के लिए हमने 10% माना है। तो 100 रुपए का 10%, 10 रुपए, जो कि ए ने बी को माल बेचा तो ए ने 10 रुपए उससे जीएसटी वसूल कर लिया, क्योंकि ए ने कितने का उत्पादन किया था, 10 रुपए, 100 रुपए का। अब उसके बाद क्या हुआ कि बी ने उसी माल को सी को बेच दिया, लेकिन वो रेट बढ़ा करके बेचेगा ना, तो मान ला कि 100 की वस्तु को उसने 200 रुपए में सी को बेचा, तो उसने 100 रुपए की वैल्यू उसमें ऐड कर ली। अब देखिए, बी सी से कितना पैसा टैक्स के रूप में वसूल करेगा, 200 का 10% यानी 20 रुपया उससे सी से बी वसूल करेगा। तो अब सी को कितना पैसा देना है, 220 रुपया। तो सी जो 220 रुपया दे रहा है उसमें से 20 रुपया टैक्स का दे रहा है और 200 रुपया माल का दे रहा है। बी ने भी यही किया था, जो 110 रुपए ए को दिए थे तो 100 रुपए माल के थे और 10 रुपए टैक्स के थे। तो चूंकि यहां पर बी ने ए को 10 रुपए जीएसटी दिया, बी ने ए को क्या किया, 10 रुपए जीएसटी दिया, माल खरीदा ए ने ए से इसलिए, और बी ने क्या किया, सी से टैक्स वसूल भी किया। बी ने खुद टैक्स भी चुकाया है और सी से वसूल भी किया है। तो बी ने टैक्स कितना दिया, 10 रुपए, और सी से वसूल कितना किया, 20 रुपए। तो देखिए, अब ऐसी कंडीशन में बी का दायित्व बनता है कि वो 20 रुपए जो उसने सी से वसूले थे उसको गवर्नमेंट को चुकाए, है ना। तो बी क्या कहेगा सरकार से कि मैंने भी टैक्स दिया है माल को ए से खरीदते समय, तो वो टैक्स की राशि 10 रुपए थी, तो मुझे जो अभी 20 रुपए देना है जो कि मैंने सी से वसूल किया है, वो 20 रुपए देते समय में 10 रुपए वो भी कटवा लूंगा जो मैंने ए को दिया था। ये बात कौन कह रहा है गवर्नमेंट को, बी। इस प्रकार से बी का जो शुद्ध दायित्व होगा वो 20 रुपए में से इस 10 रुपए को घटा करके 10 रुपए होगा। तो अब वास्तव में बी को 10 रुपए ही गवर्नमेंट को जमा कराने हैं, ठीक है। अब मान लीजिए उसी माल को सी ने डी को बेचा और सी उस माल को 500 रुपए उसकी प्राइस कर देता है, यानी उसने वैल्यू ऐड कर ली 300 रुपए की। तो रिटेलर जो है कस्टमर को माल बेच रहा है, अब रेट चूंकि वही रहेगी 10%, माल सेम है इसलिए। तो अब अगर कस्टमर से 10% जीएसटी के रूप में डी से सी ने वसूल किए 50 रुपए, तो डी को कितना चुकाना है, 500 प्लस 50 बराबर 550 रुपए। डी को चुकाना है 550 रुपए, तो डी ने सी को चुका दिया 550 रुपए, जिसमें से 50 रुपए टैक्स जुड़ा हुआ है। और सी ने क्या किया कि बी को 20 रुपए जीएसटी दिया था, खरीदा था तब कितने रुपए दिए थे, 20 रुपए। तो उस 20 रुपए को वो वापस इस 50 रुपए को भुगतान करते समय, 50 रुपए चूंकि उसने डी से वसूल किया ना टैक्स, तो सी का दायित्व है कि वो गवर्नमेंट को 50 रुपए का भुगतान करे। तो अब सी बोलेगा गवर्नमेंट को कि मैंने बी से माल खरीदते समय 20 रुपए टैक्स चुका दिया, इसलिए वो 20 रुपए अब मैं नहीं चुकाऊंगा। यानी अब सी का दायित्व जो शुद्ध दायित्व बनेगा वो 50 माइनस 20 बराबर 30 रुपए बनेगा। इस प्रकार से सी ने टैक्स वसूल भी किया डी से और सी ने भुगतान भी किया टैक्स बी को। इस प्रकार से सी का शुद्ध दायित्व बना 30 रुपया। तो अब देखिए, सी ने माल डी को बेचा, डी फाइनल यूजर है, कंज्यूमर है, डी उस गुड्स का उपयोग कर रहा है अल्टीमेट। तो अब वो टैक्स
चुका रहा है 50 रुपए, तो उसको तो चुकाना ही है ना, दुकानदार को पैसा देकर के माल खरीदना है, वो किसी से ये पैसा वसूल नहीं कर सकता, यानी उसको भी जो कि कस्टमर है उसको टैक्स चुकाना है और माल खरीदना है। तो चूंकि ये जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है, इसलिए इनडायरेक्ट टैक्स में टैक्स का फाइनल बर्डन अंतिम उपभोक्ता पर पड़ता है, जो कि इस उदाहरण में डी है। अब देखिए कि सरकार के पास कुल कितना टैक्स गया, तो देखिए ए ने 10 रुपए टैक्स चुकाया, और वो टैक्स किससे लिया, बी से। ए ने माल चूंकि बेचा बी को, 10 रुपए टैक्स लेकर के टैक्स जमा कराने की जिम्मेदारी ए की है इस लेन देन में, तो ए ने गवर्नमेंट को दे दिया 10 रुपए, तो 10 रुपए तो दिया है ए ने गवर्नमेंट को, और बी ने शुद्ध दायित्व के रूप में 10 रुपए जमा कराए, क्योंकि 20 रुपए में से 10 रुपए उसको छूट मिल गई, तो अब 10 रुपए शुद्ध दायित्व उसका, तो बी ने कितना रुपए जमा कराया, 10 रुपए, और सी ने डी से 50 रुपए वसूल करके 20 रुपए जो उसने चुकाए थे वो घटवा दिए, और उसका शुद्ध दायित्व बनता है 30 रुपए, तो सी ने शुद्ध दायित्व सरकार को चुकाए 30 रुपए। इस प्रकार से सरकार के पास कुल 50 रुपए का टैक्स पहुंच गया है, जिसमें से ए ने 10 दिए, बी ने 10 दिए और सी ने 30 दिए। इस प्रकार से वस्तु का मूल्य हुआ 500 रुपए, जिसपे 10% की दर से 50 रुपए टैक्स बनता है, वो गवर्नमेंट के पास चला गया है 50 रुपया। देखिए वास्तव में इस उदाहरण में हम ये देख सकते हैं कि जीएसटी किस प्रकार से वैल्यू एडेड टैक्स है। ए ने वस्तु की वैल्यू 100 रुपए मानी बी को बेचते समय, तो 100 का 10% 10 होता है, वही ए ने चुकाया, और बी ने वस्तु के अंदर वैल्यू ऐड की, 200 रुपए बना दी इसको, यानी 100 रुपए का डिफरेंस है 100 और 200 में, तो 100 रुपए उसने वैल्यू ऐड की, फिर 100 का 10% 10 रुपए होता है, वही पैसा बी ने दिया, है ना, और सी ने उसी वस्तु को डी को बेच दिया, तो उसने कितनी वैल्यू ऐड की, 200 की जगह 500 ग्राहक से लिए, तो उसने 300 रुपए वैल्यू ऐड की, तो 300 रुपए के ऊपर 10% होता है 30 रुपए, और 30 रुपए ही सी ने गवर्नमेंट को चुकाए हैं। इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि जीएसटी एक वैल्यू एडेड टैक्स है ना, तो गवर्नमेंट के पास 50 रुपए ही पहुंचने चाहिए, क्योंकि फाइनल वस्तु का मूल्य कितना है, 500 रुपए, और हम इस तरीके से देख रहे हैं, इस मैकेनिज्म में हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट के पास 50 रुपया ही पहुंच रहा है। इस प्रकार से यह मैकेनिज्म कैस्केडिंग इफेक्ट को सपोर्ट करता है। अब हम बात करते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है। देखिए ये 500 रुपए के ऊपर 10% की दर से 50 रुपए टैक्स बन पा रहा है, ये इसलिए बन पा रहा है क्योंकि जो पैसा टैक्स के रूप में पहले चुका रखा है गवर्नमेंट को, उस पैसे की छूट मिल जाएगी। यहां आप देखिए कि 10 रुपए बी का शुद्ध दायित्व कम होगा, सी का शुद्ध दायित्व 20 रुपए कम होगा। इस प्रकार से पिछले टैक्स की छूट टैक्स का भुगतान करते समय मिल जाती है। इस छूट को हम बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, है ना। आगे हम चल के देखेंगे, इनपुट टैक्स क्रेडिट को विस्तार से पढ़ेंगे। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलने की वजह से ही 50 रुपए टैक्स बन रहा है। अगर ये इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता तो ऐसी कंडीशन में ए को कितना टैक्स देना पड़ता, 10 रुपया, अभी भी 10 दे रहा है, ए का कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बी को फर्क पड़ता, क्योंकि बी ने सी को माल बेचा है तो 20 रुपए टैक्स वसूल किया, तो अगर जितना टैक्स वसूल किया उतना पूरा चुकाना पड़ता, सरकार वापस इस 10 रुपए की भरपाई नहीं करती, तो बी को कितना टैक्स चुकाना पड़ता, बी को 20 रुपए, और सी ने वापस डी को माल बेचा कितने में, 50 रुपए में, तो सी गवर्नमेंट को कितना पैसा चुकाता, जो कि डी से वसूल कर रहा है 50 रुपए। तो इस प्रकार से कुल गवर्नमेंट को 80 रुपए चले जाते हैं, यानी गवर्नमेंट के पास उस कंडीशन में 80 रुपए चला जाता है अगर टैक्स क्रेडिट का प्रावधान नहीं होता तो इस प्रकार से उपभोक्ता को वो वस्तु 580 रुपए में पड़ जाती, जबकि अभी उपभोक्ता को वस्तु 550 रुपए में ही पड़ रही है। यानी उपभोक्ता को कैस्केडिंग इफेक्ट का लाभ मिलने के कारण 30 रुपए वस्तु के कम लग रहे हैं, 550 में वस्तु मिल रही है, जबकि इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं होने पर कैस्केडिंग इफेक्ट लागू होने के कारण इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलती है। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर नहीं मिलती तो उसको उपभोक्ता को वस्तु 580 में पड़ती है। इस प्रकार से जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट का प्रावधान होने के कारण और जीएसटी एक वैल्यू एडेड टैक्स होने के कारण कैस्केडिंग इफेक्ट को सपोर्ट करता है, जो कि फाइनली कंज्यूमर के हित में है।